एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम के 5th सेमेस्टर की बुक इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ फीचर्स एंड अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। सो अभी प्रीवियस 2 चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि जब हमें आज़ादी मिली थी तो हमारे इंडियन इकॉनमी का नेचर क्या था, लाइक बैकवर्ड थी, है ना, और लेस यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे सिस्टम होते थे, इंपोर्ट ज़्यादा होता था एंड एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम होता था। फिर नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी में पढ़ा कि अगर अंडर डेवलप्ड इकॉनमी रहेगी तो कैसी रहेगी, अगर डेवलपिंग रहेगी तो कैसी रहेगी, डुअलिस्टिक है तो कितनी है, एंड सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फीचर्स एंड अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म की हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे अपने इंडियन इकॉनमी के डेवलपमेंट के लिए। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, जैसे कि उसमें हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन भी था और बहुत सारी चीज़ें थी। और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे 1991 में आए थे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LPG। L मीन्स लिबरलाइजेशन, P मीन्स प्राइवेटाइजेशन एंड G स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो बाय द सितंबर तक मेरे व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में आ जाएगी। अगर किसी ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको कर लो, उसका लिंक जो है वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। देन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से बोलते ही इंट्रोड्यूस हुए थे 1991 में। इस पॉलिसी में क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुई थी। इससे पहले जो पब्लिक सेक्टर था वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा रोल प्ले करता था, क्योंकि एग्रीकल्चर था वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था और जो पब्लिक सेक्टर था वही ज़्यादा रोल प्ले करता था। सो प्राइवेट सेक्टर वो सब्जेक्ट टू रिगरस कंट्रोल की। देखो, पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट होती थी, जो गवर्नमेंट होती थी वही सारी चीज़ें हैंडल करती थी, तो प्राइवेट वालों को एक्सपेंड करने का कोई मौका ही नहीं दिया। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर वो सब्जेक्ट टू कंट्रोल्स, rigorous control. So but it was realized that public sector was inefficient because of bureaucratism, red tapeism and overstaffing। कि overstaffing ज़्यादा है एंड वहाँ पे हमारे लॉज ज़्यादा लगाए हैं उन्होंने, टैरिफ्स बहुत ज़्यादा लगाए हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि और मतलब लैक ऑफ इनिशिएटिव्स भी नहीं है। सो इनका नेट रिजल्ट्स क्या निकला था कि क्राइसिस आ गए थे 1991 में। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था was depleted to finance our imports even for 2 weeks. Fresh loans were not available and non-resident funds were being withdrawn। कि मतलब अभी कुछ हो ही नहीं रहा, तो कॉन्फिडेंस की वजह से इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को जो हमारे एकदम प्रॉपर ग्लोबल फिनोमेना बन गया था कि बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसलिए हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए जिससे कि जो क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाए। सो सिंस जुलाई 1991 से 1991 में ये आए होंगे। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन मैनी पॉलिसीज मेजर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पुलिंग कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड एक्सेलरेटिंग रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मेन अमंग देम आर कि मतलब देखो 1991 में जुलाई में उन्होंने सारे रिफॉर्म्स लाए थे, तो उनकी मेन क्या क्या थे, उनके गोल्स क्या थे। रिप्लेसिंग कंट्रोल इकॉनमी विद लिबरल वन, रिड्यूसिंग कंट्रोल मतलब कंट्रोल को कम करना, लिबरलाइजेशन प्रोवाइड करना, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना, इंट्रोड्यूस करना टेक्नोलॉजी को, इनकरेज मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, किनकी मॉडर्नाइज करना एग्रीकल्चर को, इंट्रोड्यूस करना एक्सटेंसिव चेंजेस को, ट्रेड पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये सब चीज़ें लाना। फिजिकल डेफिसिट होता है जब आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं आपके इंपोर्ट से, तो हमारा जो लोन्स है मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाते हैं। जब लोन्स ज़्यादा हो जाते हैं इतने में रिसीप्ट्स नहीं मिल सकती, सो उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो उनको कंट्रोल में लाना, जो सारी पॉलिसीज़ थी इन सबको मिला के बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, जिसमें हमने सब चीज़ों के बारे में बात करा। प्राइवेटाइज मतलब कि जो प्राइवेट वाले के पास पहले ऑनरशिप नहीं थी उनको ऑनरशिप देना, फिजिकल डेफिसिट, इन सबको कंट्रोल करना। सो जो पॉलिसी है यहाँ पे मेजर्स हैं, कुछ चेंजेस लाए हैं जिसने हमारी
प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करा, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करा, एक प्रॉपर इकोनॉमी में एक अच्छा कंपटीशन एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। सो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की इनकी मीनिंग क्या है। सो अगर आपको डेफिनेशन पूछते हैं एग्ज़ाम्स में तो आपको उसके ऑथर का नाम लिखना है, अदरवाइज़ आपकी डेफिनेशन निकला वेस्ट हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू सी Rangarjan, former governor, Reserve Bank of India, the new economic reforms comprise various policies, measures and changes introduced since 1991. The thrust of new economic reforms is toward creating more competitive environment as a mean to improve productivity, efficiency and economy की मतलब जो हमने जो इकोनॉमिक पॉलिसी लाए हैं thrust की वजह से आए हैं, एंड दैट इज़ जो हमें किसकी तरफ लेके जाते हैं, ज़्यादा कंपटीशन की तरफ, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसीज को इंक्रीज़ कर दे सकते हैं। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस चीज़ के लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप करी गई, जो पब्लिक सेक्टर था उसको खोला गया, प्राइवेट सेक्टर आया। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था, एक प्रॉपर कंपटीशन प्रोवाइड करना, एफिशिएंसी प्रोवाइड करना। सो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन प्रॉपर एक कंपटीशन को प्रमोट करते हैं। देन मेन फीचर्स ऑफ ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी की जो हमारी ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके क्या फीचर्स है। द पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया प्रायर 1991 इज कॉल्ड ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी। की पहले कैसी थी हमारी, तो पहली थी मिक्स्ड इकॉनमी। इंडिपेंडेंस के बाद जो मिक्स्ड इकॉनमी थी वो आई थी, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना। इसमें जो पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर थे दोनों मिलके काम करते थे। देन सेकेंड वन दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर, बट इसमें क्या होता था, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे कि इंडस्ट्रीज़ बेसिक वर सेटअप बाय द पब्लिक सेक्टर की जो पब्लिक सेक्टर है वही इंटरप्राइजेस सेट करेगा, वो नहीं कर सकते। जो मोनोपोलीज थी, जो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड एक्ट भी था, ये भी इन्फोर्स करा गया था। देन थर्ड वन दैट इज़ प्रोडक्शन अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन इन ऑर्डर टू डोमेस्टिक, अपने डोमेस्टिक ट्रेड को बचाने के लिए जो इंडस्ट्रीज इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी फॉरेन कॉम्पिटिशन्स पे। देन हाई एंड सेवरल मेजर्स अडॉप्टेड लाइक हाई रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, लाइक अगर आप कुछ इम्पोर्ट करोगे तो हाई ड्यूटी लगेगी, जिससे कि हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि वो इम्पोर्ट कराएंगे ऑन फॉरेन गुड्स। और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, और कुछ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी थे, मतलब हाँ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी थे क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं मंगाते थे। देन फोर्थ वन दैट इज़ प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट्स विद द व्यू ऑफ प्रमोटिंग एक्सपोर्ट कंसेशंस एंड एग्जम्पशंस फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर फैसिलिटीज़ वर ग्रांटेड टू एक्सपोर्टर्स। ये जो एक्सपोर्टर्स थे इनको कंसेशंस मिलते थे, एग्जम्पशन मिलते थे टैक्सेस से। इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट्स वर इनकरेज। इम्पोर्टेड सब्स्टिट्यूशन implies a good imported earlier to be produced within the country so they were not imported। सो जो गुड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के आते हैं, अपनी ही कंट्री में कुछ ऐसी चीज़ें बनाना जिससे कि आप इम्पोर्ट ना करो। मतलब अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो हमारे तो पैसे जाएंगे ना, हम कुछ मंगा रहे हैं बाहर से। देन फिफ्थ वन दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल की जो सेवरल फॉरेन रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे कि हमें ना फीरा आया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि इन्फोर्स कर जाता था, जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता। देन फिक्स रेट एक्सचेंज जो पॉलिसी थी फिक्स रेट एक्सचेंज की वो भी अडॉप्टेड करी गई थी। एक्सचेंज रेट में क्या होता था, यूज टू फिक्स्ड, हमें कुछ रुपीस फिक्स करे जाते थे जो आरबीआई फिक्स करता था। सारे एक्सपोर्टर्स होते थे फॉरेन करेंसी में बेचते थे फिक्स रेट एक्सचेंज में, कुछ ऐसे मतलब ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। देन सेवन दैट इज़ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कितना, जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है तो उसको फिस्कल पॉलिसी बोल सकते हैं। लाइक न्यू टैक्सेस आ गए थे हमारे पास, डेफिसिट फाइनेंसिंग अडॉप्ट करी जाती थी, पब्लिक बोरोविंग्स एंड एक्सटर्नल बोरोविंग्स रिसॉर्ट करी जाती थी। द नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की हमें नीड क्यों हुई थी, हमें क्या ज़रूरत थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट, कि हमारे रेवेन्यू कम था और एक्सपेंडिचर ही ज़्यादा हो गया था, मतलब गवर्नमेंट कहाँ तक ही खर्चा करेगी। सो
1991 से पहले क्या था, कंटिन्यूस राइज इन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे थे हम फालतू को, कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा था, तो इसकी वजह से हमारा डेफिसिट ज़्यादा हो गया। आफ्टर दिस इंक्रीज इन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हमारा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। वी नीड फॉरेन एक्सचेंज, हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था to import and goods and services. Foreign exchange reserve is earned by exporting good, हमें अगर हम गुड्स बाहर भेजेंगे तो तभी हमें फॉरेन रिजर्व्स, मतलब अगर हम किसको सामान बेचेंगे तो हम तो यूएस डॉलर्स में उनको बेचेंगे ना सामान, तो हमारे पास कोई करेंसी नहीं थी। अब तुमने टैरिफ्स इतने लगाए थे। देन उसके बाद another way of getting foreign exchange is remittance by non-resident India living in foreign countries and inflow foreign investment in India, कि अगर आप कुछ मतलब इनफ्लोज कर, मतलब शेयर्स वगैरह बेच रहे हो, बट उन्होंने उसमें ही इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी कोई बेच ही नहीं पा रहा था। देन थर्ड वन दैट इज़ गल्फ क्राइसिस ऑन अकाउंट ऑफ गल्फ वॉर, जो हमारी गल्फ वॉर हुई थी 1990 से 1991 में, जो प्राइसेस हुए थे वो बहुत ज़्यादा उठ गए थे। जो इंडिया था वो वहाँ पे कुछ पेमेंट करनी थी उसे इंपोर्ट कराने के पेट्रोल के लिए, तो बहुत ज़्यादा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया था। देन फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कि 1991 इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल, कि वो गिरने लगे थे। एंड द सिचुएशन, यहाँ पे जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा 1991 में गवर्नमेंट के लिए मतलब मॉर्टेज हो गया था, मतलब उनको फॉरेन एक्सचेंज अरेंज ही नहीं हो पा रहा था। देन राइस इन प्राइसेस, जो इंडिया प्राइसेस थे बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, क्योंकि गुड मानसून, डिस्पाइट गुड मानसून फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स रॉ सब्सिस्टेंशियल, की अच्छी रेनफॉल होती तब भी उनके फूड ग्रेन्स के प्राइसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ गए थे। देन 6 वन दैट इज़ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को तो परफॉर्मेंस अच्छे से आ ही नहीं रही थी। देयर वर जस्ट 5 एंटरप्राइजेस इन पब्लिक सेक्टर, सिर्फ 5 एंटरप्राइजेस थी एंड देयर नंबर रोज टू 256, और फिर बाद में उनको 256 तक इंक्रीज़ हो गया था। सेवरल थाउजेंड करोड़ फंड्स वर इन्वेस्टेड इन देयर, इनकी मतलब उनमें इन्वेस्टमेंट भी करी थी बिकॉज ऑफ देयर पुअर परफॉर्मेंस। जो पुअर परफॉर्मेंस थी हुई नहीं थी तो उनकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी, ये सब चीज़ें थी। सो ऑन द अकाउंट ऑफ द अबव कंपेलिंग फैक्टर्स इट इज़ इनएविटेबल, मतलब इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लाना। नाउ मेन डिवीजन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, की जो मेन इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके मेन डिविजन्स क्या थे? द मेन डिविजन उसमें सिर्फ 2 ही थे, स्ट्रक्चरल पॉलिसीज़ एंड द सेकेंड वन इज़ सोशलाइज्म है शायद। सो first one that is structural policy, so these policy related to consolidating the supply side, is a supply side से था इकोनॉमिक, लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जैसे कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन ट्रेड बनाना है, लिबरलाइजेशन करनी है, ग्लोबलाइजेशन करनी है, प्राइवेटाइजेशन करनी है। एंड सेकेंड था स्टेबलाइजेशन। सो स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज लीड टू कंसोलिडेट द डिमांड साइड, ये डिमांड साइड था कि हमारी डिमांड क्या कहती है। सो इट इंक्लूड्स में सिर्फ 2 ही चीज़ें आती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। सो स्ट्रक्चरल एंड स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स कैन बी इफेक्टिव ओनली दोज simultaneously introduced because both tend to supplement each other, एक दूसरे को supplement कर रहे थे। Then 6 one that is main features of economic reforms और new economic policy, की जो main features क्या थे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और मेन फीचर्स कौन कौन से थे? फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन, सेकेंड इज प्राइवेटाइजेशन, थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन एंड नेक्स्ट वन इज अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसीज और ये सब चीज़ें आती हैं। सो लिबरलाइजेशन क्या था? सारे टैरिफ्स को हटाना, एक ट्रेड प्रोवाइड करना, मतलब प्राइवेट कंपनी से उन सबको भी ऑनरशिप देना हमारी इंडियन का इकॉनमी में। सो लिबरलाइजेशन मीन्स रिड्यूस अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल इन बिजनेस यूनिट इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, की जो गवर्नमेंट ने जितनी ही रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उन सबको हटा देना। इस मीन्स की जो प्रोसीजर था उसकी सिंप्लीफिकेशन दी थी,
उसकी सिंप्लीफिकेशन दी थी, जो ट्रेड था उसको रिलैक्स करा था, जो इंडस्ट्री थी उनको अननेसेसरी मतलब जो प्रोसेसेस होते हैं सबसे हटा देता। तो 1991 से पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ कंट्रोल सेट करे थे इकॉनमी के लिए, लाइक लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ गुड, इम्पोर्ट लाइसेंस, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शन, ये सब चीज़ें। सो इन सबको हटा दिया। दीज कंट्रोल्स हैड गिवन राइज टू करप्शन। So these had demanded enthusiasm of the enterprises to establish new industries. So इन सबसे new industries आ गई थी. Then these control had given rise to corruption, undue delays and inefficiency. Rate of economic growth of economy fell sharply, and high cost of economic system. Economic reform there were bid to reduce restrictions. तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो एज अ बिड आया था रिस्ट्रिक्शंस को कम करने के लिए. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म वर बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट मार्केट फोर्सेस कुड गाइड द इकोनॉमी इन अ मोर इफेक्टिव मैनर देन द गवर्नमेंट. सो इनका क्या बेस्ड अजम्पशंस थी कि जो मार्केट फोर्सेस होंगी वो इकोनॉमी को अच्छे से गाइड करेगी जितने अच्छे से गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, of the other underdeveloped countries like Korea, Thailand, Singapore, etc. had achieved rapid economic development as a result of liberalization. कि इन सब इन कंट्रीज़ ने भी तभी से ग्रोथ करनी शुरू कर दी. तो मेजर टेकन फॉर लिबरलाइजेशन. तो क्या क्या किया था? सो फर्स्ट वन दैट इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. सो ये जो लाइसेंस था वो सबको दे दिया था. सिर्फ 5 कंपनी को लाइसेंस लेने की ज़रूरत है. दैट इज़ लिक्विड, cigarette, defense equipment, industrial explosive, dangerous chemicals, etc. जो प्राइवेट सेक्टर था इन सबको सिर्फ इन्हीं को लाइसेंस की ज़रूरत थी. बाकी आराम से कहीं से भी कंपनीज खोल सकते थे. सेकेंड वन दैट इज़ relaxation from Monopolies Act. So according to provision of Monopolies and Restrictive Trade Policy Act, all those companies having assets worth more than 100 crore used to declare firm were subject to several restrictions कि जिनके 100 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स हैं सबको रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता था. जो अब था इनको डन कर दिया था. दे आर नाउ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. अब उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं थी इन सब चीज़ों की. वो आराम से अब फ्लेक्सिबल की तरह से अपना काम अच्छे से कर सकते थे. सो MRT वॉज अबॉलिश्ड. इस सबको अबॉलिश कर दिया था. प्लेस इन मच लिबरल कॉम्पिटिशन एक्ट. सो अब हमारा MRTP को हटा के लिबरल कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इनेक्ट कर दिया था. थर्ड वन दैट इज़ फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्री. किस पॉलिसी में क्या होता है? जो लिबरलाइजेशन है, जो इंडस्ट्री जो होती थी जो लाइसेंस के अंदर के नहीं कवर्ड है, आर फ्री टू एक्सपेंड. वो फ्री हैं एक्सपेंड करने के लिए. उनको कोई ऑफिशियल अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. लिबरलाइजेशन से पहले इसमें क्या होता था, ओल्ड पॉलिसी में कि गवर्नमेंट्स में एक फिक्स मैक्सिमम लिमिट थी कि आपको कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी करना है. बट अभी आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपको इतना ही प्रोडक्शन करना है. आप अपनी मर्ज़ी से कितना भी कर सकते हैं. फोर्थ वन दैट इज़ इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट टू स्मॉल इंडस्ट्री. मतलब पहले आपको लिमिट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री हैज़ बीन रेज. पहले 1 करोड़ थी, जाके वो 10 करोड़ तक की लिमिट हो गई है. देन फिफ्थ वन दैट इज़ फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल. की जो पॉलिसी थी लिबरलाइजेशन, इसमें अलाउ कर दिया था कि आप मशीन खरीद सकते हो, रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं अब्रॉड से. सिक्स वन दैट इज़ फ्रीडम टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी. कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है सिर्फ टेक्नोलॉजी को प्रमोट करा था, मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करा था कि आप अच्छे से हाई इम्पोर्ट करा सकते हो. देन रिप्लेसिंग फीरा विद फीमा. कि पहले क्या होता जो रेगुलेशन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड. पहले हमारे पास क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा था. ये जो एक्ट था बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव था नेचर में. यहाँ पे से काफ़ी ज़्यादा चेक्स आते थे, कंट्रोल्स आ सकती थी ट्रांजेक्शन्स में. बट अभी इसको चेंज कर दिया था, बल्कि फीमा से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. यहाँ पे जो था ये ज़्यादा लिबरल था और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटेट करता था. देन एट्थ वन दैट इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन. की जो गवर्नमेंट थी उसने प्रॉपर लिबरलाइज कर दिया था
इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ को कि आप करवा सकते हो। जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी वहाँ से विड्रॉ कर दी, जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट्स का वो भी वहाँ से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया था। 9th वन दैट इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी। जो पहले क्या होता था, जो टैक्स रेट्स होते बहुत ज़्यादा हाई होते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। जो हाई रेट टैक्स होते थे डीमोटिवेट करते थे एंटरप्रेन्योर्स को अपने न्यू बिजनेस सेटअप करने में। बट अभी क्या हुआ था, इनको भी थोड़ी फ्रीडम मिल गई थी कि आप थोड़ा कम कर सकते हो। लाइक पीक पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स हैव बीन रिड्यूस, मतलब पीक इनकम टैक्स कम कर दिए, पीक कस्टम ड्यूटी को थोड़ा रिड्यूस कर दिया, एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा कम कर दिया। देन 10th वन दैट इज लिबरलाइजेशन इन कैपिटल मार्केट। कि पहले क्या होता है, जो प्रोविजंस होते थे पब्लिक इशू के शेयर्स के डिबेंचर्स के लिए वो होता है रिस्ट्रिक्शन से सेंसिटिव थे, सिर्फ बिग कंपनीज ही थी वही इन सब कंडीशंस को फुलफिल कर पाती थी। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी जो नाउ जो कंपनी है वो इंडियन कंपनीज है, वो भी अच्छे से फ्रीडम के साथ काम कर सकता है। 11th वन दैट इज लिबरलाइजेशन इन बैंकिंग सेक्टर। जो बैंक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी भी नेशन की। जो पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी होती थी वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होती थी, एंड जब ये बैंक है उनको प्रॉपर फ्रीडम है कि इंटरेस्ट रेट क्या है, कुछ लिमिट्स होती हैं बट वो सब उनको फॉलो करने पड़ते हैं। देन अब पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन की। जो लिबरलाइजेशन उसकी क्या क्या बेनिफिट्स है। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, देखो अभी आपने फॉरेन ट्रेड के लिए मतलब जो शेयर्स डिबेंचर वाला पॉइंट पड़ा, आपने वो अलाउ कर दिया तो हमारे पास इनफ्लो आएगा, ठीक है। अब वो लोग आके खरीदेंगे हमसे सामान, तो यहाँ पे जो हमारा FDI है, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इसको बूस्ट अप मिला है। सेकेंड वन दैट इज इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थोड़े इंक्रीज हो गए हैं क्योंकि ह्यूज इनफ्लो आने लगा है। 3 जून 2020 को हमारे 601 बिलियन US डॉलर्स हैं। देन थर्ड वन दैट इज़ इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। की जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, अभी हमने लाइसेंस हटा दी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी हटा दी है, तो जो हमारे जो चेक्स कंट्रोल से वो सारे रिमूव हो गए हैं, ये चेक्स कंट्रोल रिमूव हो गए हैं, तो एंटरप्राइज जो हमारे एंटरप्राइज है वो अच्छे से काम करते। देन फोर्थ वन दैट इज़ इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया कि डोमेस्टिक फॉरेन एंटरप्राइजेज एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया है। एंड फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कॉम्पिटिशन इज इंक्रीज, जैसे कि अभी अपने रिलायंस, टाटा, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, ये सब इतनी सारी चीज़ें आई हैं कि वेराइटी ही वेराइटी है। देन कंट्रोल ओवर प्राइसेस। लिबरलाइजेशन से पहले जो इन्फ्लेशन रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था। लिबरलाइजेशन के बाद जैसे हमारा कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, हमारा ये भी थोड़ा हैंडल हो गया है। देन 6th वन दैट इज़ चेक ऑन करप्शन। लिबरलाइजेशन से पहले जो बहुत ज़्यादा लाइसेंस थे, क्वाटास थे, परमिट्स थे, अप्रूवल्स थे, ये ज़्यादा परमिट्स थे, तो ये जो ऑफिशियल्स थे डिमांड करते, ब्राइब देते थे उनको कि आप हमें सब अलाउ कर दो, ये सब चीज़ें वो भी कम हो गई है। 7th वन दैट इज़ रिडक्शन इन डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। कि हमारे बोरोइंग्स की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास फंड ही इतने हैं US डॉलर्स का। देन नेक्स्ट वन दैट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। कि देखो प्रोज हैं तो कॉन्स भी होंगे। सो इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। जो लिबरलाइजेशन है उन्होंने इम्पोर्ट तो कर दिया है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का, जिसमें ऑटोमेशन आया है, कंप्यूटराइजेशन आया, मैकेनिज्म आया है, पर यहाँ पे हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई। सेकेंड वन दैट इज़ लॉस ऑफ डोमेस्टिक यूनिट्स। की जो लिबरलाइजेशन है, हम कुछ इम्पोर्ट करने लगे हैं तो हमारा तो ख़राब ही हो गया। में स्मॉल डोमेस्टिक यूनिट्स हैव बिकम सिक। वो हमारे जो सिक हो गए हैं, मतलब क्लोज हो गए हैं क्योंकि अभी फॉरेन ट्रेड आ गया है। देन थर्ड वन दैट इज़ इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन नेशंस। हम फॉरेन नेशंस पे डिपेंड भी तो हो रहे हैं, अगर हम उनसे इंपोर्ट करा रहे हैं तो हम भी तो डिपेंड हो ही रहे हैं ना उनसे चीज़ों के लिए। नवा कॉमन मैन ऑल्सो यूजेस लाइक इम्पोर्ट TV, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन। पहले ये सब चीज़ें हमें मिलती नहीं थी पर अभी हम मिल पा रही है क्योंकि और ये फॉरेन कंपनीज ही हमें बेच रही है, तो सारा प्रॉफिट तो उन्हें भी जा रहा है। फोर्थ वन दैट इज़ अनबैलेंस डेवलपमेंट। थोड़ा सा जो अपर लेवल ऑफ पीपल्स हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं, जो लोअर लेवल है वो कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, तो ये पर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है।
Then fifth one that is increase in regional imbalance, कि जो regional imbalance है मतलब जो backward areas है, regions है वो ज़्यादा backward हो रहे हैं और जो हमारे already developed good infrastructure है वो और increase होते जा रहे हैं. Then अब पढ़ते हैं privatization. So liberalization से आप समझ गए होंगे, liberalization का मतलब है कि restrictions हटाना business के लिए. Then privatization है कि जो government एंटरप्राइजेज है उनको प्राइवेट करना, जो प्राइवेट वाले होते हैं वो प्रॉफिट लेते हैं. सो in the context of economic reform, privatization means allowing the private sector to set up more and more such industries were previously reserved for public sector, कि जो पहले public sector के लिए reserve थे उनको private कर दो. So इसमें क्या होता है, जो existing enterprises होते public sector की या तो वो सारी या फिर वो partially private sector में चली जाती है. So privatization is a general process of involving the private sector in the ownership or operation of state owned enterprises, की जो state owned मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है जो वो वाली इंटरप्राइजेज होती हैं सबको प्राइवेट में ट्रांसफ़र करना. सो नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन वो स्पेल्ट मेनली बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर. की इसकी नीड क्यों हुई है? इसकी नीड इसलिए हुई थी कि गवर्नमेंट से कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब पब्लिक सेक्टर अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था. सो मोस्ट ऑफ द इंटरप्राइजेज ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज रनिंग टू लॉसेस, कि लॉसेज हो रहे थे बहुत ज़्यादा. तो जो मैनेजर्स थे उन्होंने सोचा वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे. देन द ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजंस वर टेकन बाय द मिनिस्टर, के जो मिनिस्टर थे वो ही अच्छे सारे ले रहे थे. जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम ले रहे थे, तो इसलिए सब कुछ फेल हो रहा था. सो ऑल दोज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर. एज अ रिजल्ट की जो प्राइवेटाइजेशन आया जिसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन, एफिशिएंसी आई इकॉनमी में, क्वालिटी या डाइवर्सिटी आई. सो मेजर्स adopted for privatization in India. So contraction of public sector, कि देखो जितनी भी हमारी जो रिजर्व पब्लिक सेक्टर थे सिर्फ 2 को ही इन्होंने गवर्नमेंट रखा, बाकी सबको ही प्राइवेट कर दिया. जैसे कि इसमें सिर्फ एटॉमिक एनर्जी एंड जो सिर्फ रेलवेज हैं सिर्फ वही हमारे पब्लिक सेक्टर रह गए हैं. देन सेकेंड वन दैट इज सेल ऑफ शेयर्स पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर. अप टू 70% ऑफ जो शेयर्स है पब्लिक सेक्टर के वो उन्होंने अप टू 74% ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर हैव बीन सोल्ड. हमने इनको फॉरेन इन्वेस्टर्स को सोल्ड कर दिया है. एंड टिल द मार्च ऑफ 2021 जो शेयर्स हो गए पब्लिक सेक्टर के वो हमारे इतनी वर्थ के हो गए हैं एंड डिसइन्वेस्टेड हो गए हैं. एंड 6 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो 6 public sector units are treated in the same way as the 6 units of private sector. So in respect, 6 Industrial Companies Act 1985 has been amended in December 1991 under the provision amendment in order to reorganize. मतलब जो ज़्यादा ही जिनकी हालत बुरी हो गई थी फिर उनको रीऑर्गेनाइज करा था अंडर दी 6 इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट में. एंड वॉज इंटरेस्टेड बाई, उसने किसने इंटरेस्ट करा था? बोर्ड ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. यहाँ पे जहाँ पे जो वेरियस एक इंडस्ट्रीज़ थी उन सबको अच्छे से गाइडेंस मिली थी. जो नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल थे वो सब आए थे एंड सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर, उन सबको प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर दिया था. देन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द व्यू टू इम्प्रूव वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर, की ना पब्लिक सेक्टर अच्छे से काम करे. सो यहाँ पे जो मैनेजमेंट था पब्लिक सेक्टर का वो उसको ज़्यादा फ्रीडम मिले, तो यहाँ पे कुछ परमिशंस उन्हें दिलाई हुई थी. देन उसके बाद 5th वन दैट इज़ नेशनल रिन्यूअल फंड. दिस फंड वॉज इनेबल टू प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन अकाउंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन. ये फंड आया था जिससे कि वो एम्प्लॉयज़ को बचा सके अंडर दी अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन. जो एम्प्लॉयज़ थे वो उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड स्कीम्स प्रोवाइड करी गई थी, बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करी थी. देन 6th वन दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ रांगर्जन कमेटी. सो फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन, को क्या रिकमेंडेशन थी जिससे कि हम प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करें. सो टू इन्वेस्ट 49% इक्विटी ऑफ रिजर्व पब्लिक सेक्टर यूनिट्स
एंड डिसइन्वेस्ट इन 74% इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। कि देखो टू डिसइन्वेस्ट करते 49% रिजर्व पब्लिक सेक्टर के थे एंड उनको 74% डिसइंटरेस्ट कर दिया था। देन कॉर्पोरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया था हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का। जो पब्लिक इशू शेयर्स थे उनको हमने बेच दिए थे फॉरेन में। सेवेंथ वन दैट इज इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन प्लान्स। के जो गवर्नमेंट था उसने प्रॉपर अपने शेयर्स इंक्रीज कर दिए थे बेच के। देन एट्थ वन दैट इज विड्रॉल ऑफ कन्वर्टेबल क्लॉसेस of loan into shares while advancing loans. Earlier government financial institution used to include convertibility of clauses. As per this clause of government financial institution could convert their loans into equity in केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन। की जो गवर्नमेंट उन्होंने अपने लोन्स को अपने शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया है। द नाइन्थ वन दैट इज सेटिंग अप ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। सो इन 2005 गवर्नमेंट सेट अप नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। प्रोसीड्स दिस इन्वेस्टमेंट are credited to this fund. 75% of income of this fund is utilized to finance social sector schemes like health education. कि कुछ हमने 75% ऑफ जो इनकम था उसका हमने कुछ सर्विसेज में लगाया है, कुछ स्कीम्स में लगाया है, दैट इज़ हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। एंड जो रिमेनिंग 25% ऑफ इनकम थी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी जो प्रॉफिटेबल था एंड यूज फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बाकी की हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में करी है, मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। उसके बाद एट प्रेजेंट डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स आर बीइंग यूज फॉर वेरियस सोशल स्कीम्स। लाइक अभी जो हमारी डिसइन्वेस्टमेंट होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं मनरेगा में, इंदिरा आवास योजना में एंड दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में, जो कि स्कीम है प्रमोटिंग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए एंड एक्सेलरेटिंग इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। मतलब इन सब चीज़ों के लिए हमें यूज़फुल रही है। एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन की प्राइवेट करने में हमें क्या फ़ायदा हुआ। सभी लोग तो ये बोलते हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है प्राइवेट करने में। सो फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जो प्राइवेटाइजेशन है और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकता है, इफेक्टिवनेस इंक्रीज कर सकता है। सेकंड वन दैट इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कि जो प्राइवेटाइजेशन है ये बेनिफिशियल हुआ है प्रोफेशनल मैनेजमेंट को। आज यहाँ पर हमारे ज़्यादा जो प्राइवेट सेक्टर में पर्सनल जो होते हैं एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ होते हैं, लाइक MBA स्टूडेंट जो होते हैं, एक अच्छी रेपुटेशन होती हैं जो ये यूज़र्स होते हैं। दैन थर्ड वन दैट इज़ इंक्रीज इन कंपटीशन। की जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हुआ है। सो सेक्टर बाय प्राइवेटाइजिंग एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेनिफिट ऑफ कंपटीशन मिला है हमें। फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की जो टेलीकम्युनिकेशन जो टैरिफ रेट्स है टेलीफोन्स के वो भी कम हुए हैं। देन फोर्थ वन दैट इज़ इन लाइन विद इंटरनेशनल ट्रेड। प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो जो प्राइवेट वाले लोग होते हैं उनका तो प्रॉफिट बहुत होता है, वो थोड़ा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। फिफ्थ वन दैट इज़ रिडक्शन इन इकोनॉमिक्स बर्डन ऑफ गवर्नमेंट। की जो प्राइवेटाइजेशन है वो एक गवर्नमेंट को रिलीफ देता है थोड़ा सा कामों से। दैन नेक्स्ट वन दैट इज़ इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ गवर्नमेंट। की जो बाय सेलिंग इक्विटी की जो गवर्नमेंट उन्होंने सामान बेचा है, मतलब अपनी जो इंटरप्राइज वो बेची हैं प्राइवेट सेक्टर को, तो उनके पास फंड्स आते हैं। दैन सेवन वन दैट इज़ इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्राइवेटाइजेशन है एंड पुट्स एन एंड टू प्रॉब्लम लाइक रेड टेपिज्म, नेपोटिज्म। की जो नेपोटिज्म वगैरह एंड जो ब्यूरोक्रेटिक्स प्रॉब्लम्स हैं ये सारी ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ज़्यादा आ गई और जो रूल था हमारा अन अकॉर्डिंग टू वर्क वो सब हट चुका है। दैन एट्थ वन दैट इज़ रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। की जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है जैसे कि पहले सिर्फ गवर्नमेंट ये डिसीजंस लेती थी वो हट चुका है। दैन नाइन्थ वन दैट इज़ इंकरेजमेंट ऑफ न्यू इन्वेंशंस। की न्यू इन्वेंशंस आए, न्यू इन्वेंशन रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आने लगे। दैन टेंथ वन दैट ग्लोबलाइजेशन इकॉनमी। की जो इकॉनमी है उसका ग्लोबली एक्सपेंड होने लगे। 11th वन दैट इज़ इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। की जो प्राइवेटाइजेशन है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया है जिसमें एम्प्लॉयमेंट आई है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आए हैं एंड हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो प्रमोट हुए हैं। उसके बाद इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमारी इंक्रीज़ हो गई है बहुत ज़्यादा, इतनी इंक्रीज़ हो गई है। एंड द रिडक्शन इन लॉस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। की जो प्राइवेटाइजेशन है जो हमारा लॉस हो रहा था पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में वो भी
कंपनसेट हो रहा है। देन आर्ग्यूमेंट्स मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है प्राइवेटाइजेशन में। सो फर्स्ट वन दैट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो प्राइवेटाइजेशन है वो हमेशा एफिशिएंसी ही नहीं देता है, तो वाइडर स्प्रेड इंडस्ट्रियल सिकनेस हो जाती है। इन ईयर 2016 में देयर वर सिक मेयर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्राइवेट, मतलब उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। दैन उसके बाद इग्नोर सोशल वेलफेयर की वो सिर्फ प्रॉफिट ही कमाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, वो सोशल वेलफेयर पे तो ध्यान देते ही नहीं है। देन थर्ड वन दैट इज़ क्लास स्ट्रगलर। जो प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज क्लास स्ट्रगलर्स की, जो मतलब कैपिटलिस्ट होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, मतलब उन बीच में स्मूथ फंक्शन नहीं कर पाता है वो। देन इंक्रीज इन इनइक्वलिटी, काफ़ी ज़्यादा इनइक्वलिटी लाती है। इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़, मतलब हमारी जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ आती हैं, इनइक्वालिटीज़ आती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। लार्ज इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन ऑफ BSNL एंड IPCL, गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द डोमिनेंस ऑफ टाटा एंड रिलायंस, मतलब कि जो पहले जो BSNL एंड जो IPCL होता था पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती थी, पर बाद में उन्होंने टाटा रिलायंस को बेच दिया। देन इसका मतलब जो पहले हमारी पब्लिक फर्म्स थी वो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। देन फिफ्थ वन दैट इज़ अपोजिशन बाय एम्प्लॉय। जो ट्रेड यूनियंस होते हैं वो कभी कभी मतलब उनके अपोजिट भी चले जाते हैं। ऑल दो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हैज़ सेटअप नेशनल रिन्यूअल फंड, कि इन्होंने नेशनल रिन्यूअल फंड भी बनाया है, बट फिर भी ट्रेड यूनियन से बनाया है जो उनके अगेंस्ट चले जाता है प्राइवेट फर्म्स के वगैरह के। दैन सिक्स वन दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंसिंग। प्राइवेट सेक्टर नीड ह्यूज रिसोर्सेज टू बाय पब्लिक सेक्टर, की जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको पब्लिक सेक्टर को ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगती है। जो प्राइवेट सेक्टर होता है कैन नॉट मैनेज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय इटसेल्फ, और वो खुद से ये सब नहीं कर सकता, तो वो बोरो लेता है। तो जो बोरोवर लेता है या शेयर्स खरीदता है एंटरप्राइजेस के, इट विल अमाउंट टू बाइंग गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस विद गवर्नमेंट फंड्स बाय द प्राइवेट सेक्टर, कि इन्हीं की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो मतलब गवर्नमेंट का फंड्स होता है वो प्राइवेट सेक्टर वालों को चला जाता है। दैन सेवेंथ वन दैट इज़ पॉलिटिकल प्रेशर। सम पॉलिटिकल पार्टीज मेनली कम्युनिस्ट लेफ्ट पार्टीज़ आर अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। जो छोड़ दी हैं जिन्होंने पार्टीज़ वो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट होते हैं। दैन एट्थ वन दैट इज़ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जो मोर पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द is the wake of privatization. In case of privatization, some employees were working in PSU which privatized must be retrenched. Moreover, the augments their profits. Private enterprises employ highly sophisticated technology which is most capital intensive. Such technology cause unemployment. कि देखो कुछ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वगैरह होते हैं जो लोगों से हैंडल करनी नहीं आती, तो वैसे अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। और मतलब कुछ लोग होते हैं जो मतलब पहले पब्लिक होते हैं फिर बाद में वो प्राइवेट एंटरप्राइज हो जाती है, तो काफ़ी लोग काम भी छोड़ देते हैं या निकाल देते हैं ऑफिस से। देन नाइन्थ वन दैट इज़ इग्नोर वीकर सेक्शन, की जो प्राइवेट वाले होते हैं सिर्फ प्रॉफिट कमाते हैं, लग्जूरियस कंफर्ट इन सब चीज़ों के लिए ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो जो वीकर सेक्शन है वो और ज़्यादा वीक हो सकता है। देन प्राइवेट सेक्टर डू नॉट ऑफर, और ये जॉब रिजर्वेशंस भी नहीं देते SC ST और BC कैंडिडेट्स को। दैन टेंथ वन दैट इज़ इग्नोर एंटरप्राइजेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो प्राइवेट सेक्टर्स होता है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो किसी और के अलावा काम करता ही नहीं है। दैन 11th वन दैट इज़ इंक्रीज इन रीजनल इम्बैलेंस। ये रीजनल इम्बैलेंस ज़्यादा लाइक बैकवर्ड एरियाज़ में तो इनके ज़्यादा इंटरप्राइजेज हैं ही नहीं। दैन थर्ड वन दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन, की ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। सो globalization means linking the economy of a country with economics of other countries by means of trade, free mobility and capital and labor। की जो ये होता है मतलब इंटरनेशनल ट्रेड। जो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये ऐसा है जहाँ पे हम एक कंट्री की इकॉनमी को दूसरी कंट्रीज़ की इकॉनमी में मिलाते हैं बाय मीन्स ऑफ किन किन चीज़ों से, फ्री ट्रेड से, फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल से एंड लेबर से, इन सब चीज़ों से। इट ऑल्सो मीन्स गिविंग इनवाइटिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टू इन्वेस्ट इन इंडिया, की इसका मतलब कि हम उनको इनवाइट करते हैं इंडिया में काम करने के लिए। सो ग्लोबलाइजेशन में भी डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन विद इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड डीपिंग इकोनॉमिक
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में इंडिपेंडेंस लाने के लिए डीपिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए हम इनको बुलाते हैं। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म एज्यूम करते हैं कि जो इंडियन इकॉनमी है should have the close link and with the world and economy. As a result, there will be unrestricted flow of goods and services, capital goods and technology and expertise among different countries. There will be increased cooperation of Indian economy with different economies across the world. Capital and technology will flow from developed countries to the world towards India. के देखो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री होगी, अगर हम उनसे ट्रेड करेंगे तो उनका कुछ हमारे पास तो आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, अडेप्टेशन आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सो मेजर्स टू अडॉप्ट फॉर ग्लोबलाइजेशन के मेजर्स कौन कौन से हैं? इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, की हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारी जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, मतलब रिस्ट्रिक्शन, टेपिज़म, ये सब चीज़ें हट गए हैं और हमने फीरा को भी फीमा से रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद सेकेंड वन दैट इज़ पार्शियल कन्वर्टिबल ऑफ इंडियन रुपीज़ की ग्लोबलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए पार्शियल कन्वर्टिबल ऑफ इंडियन रुपीज़ वर अलाउड। इनको हम अपने मनीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस कन्वर्टिबल इज़ वेरी फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन लाइक इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कराना है, पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट डिविडेंड करना है, किसी इन्वेस्टमेंट रेमिटेंस देने, फैमिली एक्सपेंसेस करना है, इन सबको बोलते हैं पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। बिकॉज ये सारी ही नॉट कवर कैपिटल ट्रांजेक्शन, बिकॉज ये कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को फुलफ़िल नहीं करते, मतलब जो हमारे ट्रांजेक्शन्स को, मतलब जो करेंसी होते हैं उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। देन थर्ड वन दैट इज़ लिबरल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इन कन्फॉर्मिटी with economic reform, foreign trade policy was enforced for long duration like 5 years. देखो जो लिबरल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, मतलब हमें प्रॉपर लॉन्ग टर्म के लिए अपना ट्रेड चला सकते हैं, एक्सपोर्ट करा सकते हैं, स्पेसिफिक गुड्स को इंपोर्ट करा सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, मतलब बहुत अच्छे ही हमारी वेल ग्रोथ मिलती है। फोर्थ वन दैट इज़ रिडक्शन इन टैरिफ्स, कि जो टैरिफ्स होते हैं मतलब जो टैक्स वगैरह होते हैं उन सबको हटा देते हैं। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन, हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन मिलते हैं, जो डेफिसिट बैलेंस होता है हमारा पेमेंट का, हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। देन सिक्स वन दैट इज़ फ्रीडम टू repatriate. So before new economic policy, foreign investment were allowed in Indian on non-repatriation basis. For example, the foreign investor could not take their income or foreign investment back to their country without prior approval of RBI. Reserve Bank of India would allow repatriation on very restrictive basis. The provision was a great hindrance in flow of foreign capital, but now foreign investment are free to repatriate their investment as well as income of investment. कि पहले होता था कि आपको repatriate मतलब नॉन रिपेट्रेट था, बट अभी ऐसा नहीं होता, आप आराम से कहीं से भी इसको ले जा सकते हैं अपनी मनी को किसी भी स्टेट में। द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकॉनमी, की इसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए हैं? सो ग्लोबलाइजेशन के दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आए हैं। सो पॉजिटिव क्या है, हमारा फॉरेन ट्रेड इंक्रीज़ हुआ है। लाइक देखो पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, अभी हमारा लास्ट में भी हमारा इतना चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 आया तो इसलिए यहाँ पे रिड्यूस हो गया होगा, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा ही होता। उसके बाद इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आपको पता ही है, कुछ मतलब कि कुछ हमने कोई एंटरप्राइजेज़ हो गई, ये सब हमने यहाँ पे बना दिया है। जो फॉरेन जो कंट्रीज़ होते हैं वो यहाँ पे अपने यहाँ के एंटरप्राइजेज़ बना देती है, तो जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारे इंडिया में होती है, तो हमें उससे बेनिफिट होता है, पोर्टफोलियो होता है। लाइक आपको इन्वेस्टमेंट करना है शेयर डिबेंचर्स वगैरह में और उन पर आपको इंटरेस्ट डिविडेंड ये सब चीज़ें मिल रही हैं। उसके बाद थर्ड वन दैट इज़ इंक्रीज़ इन फॉरेन कोलैबोरेशन, हमारी फॉरेन कोलैबोरेशन चलता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चेंज होती है, टेक्नोलॉजी कोलैब होती हैं। दैन इंक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, की जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। लाइक 3 जून 2022 में हमारा इतना इंक्रीज़ हुआ है।
फर्स्ट वन दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। अगर हम करेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, वर्ल्ड ट्रेड आएगा, टाटा स्टील, रिलायंस, ये सब अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं हमारे इंटरनेशनल मोड पे। सिक्स वन दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। हमारी ट्रांजेक्शन्स होंगी तो फॉरेन ट्रेड होगा, वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर एडवांस है जो डेवलप्ड कंट्री है, तो वो मेरे साथ एक्सचेंज हो जाएगा। सेवन्थ वन दैट इज़ ब्रांड डेवलपमेंट। जो ग्लोबलाइजेशन है वो प्रमोट करता है ब्रांडेड को। अभी यहाँ पे सिर्फ ड्यूरेबल गुड्स, बट जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक गारमेंट्स, जूसेस, स्नैक्स, फूड ग्रेड, ये भी अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं हमारे इंटरनेशनल मार्केट में। एट्थ वन दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, कि जो कैपिटल मार्केट है वो भी अच्छे से फ्लरिश कर रहा है हमारे इन ग्लोबली। देन नाइन्थ वन दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। जो यहाँ पे हमारी जो ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर है, लाइक इम्प्रूवमेंट है, लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, अब ये फ़ोन से कहीं भी हो सकती है। दैन टेंथ वन दैट इज़ इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। जो ग्लोबलाइजेशन है जो ये भी अच्छे से हमारा आउटसोर्सिंग है, ये सब अच्छे से हेल्प करने में हेल्प करता है। जो हमारे जो टैरिफ्स वगैरह हट गए, इंश्योरेंस कंपनीज, मोबाइल कंपनीज, ये सब अच्छे से को अपॉर्चुनिटीज़ मिली है फ्लरिश करने की। दैन 11th वन दैट इज़ रिडक्शन इन ब्रेन ड्रेन। एज अ रिजल्ट of globalization many multinational corporation have set up their business units in India। की देखो पहले क्या होता था, देखो ब्रेन ड्रेन कैसे होता है कि यहाँ से लोग पढ़े हैं, यहाँ से लोग लिखे हैं, फिर बाद में मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाके फॉरेन कंपनीज़ में काम करते हैं। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी जो फॉरेन कंपनीज़ होते हैं वो FDI के थ्रू यहाँ पर अपनी फर्म्स लगाते हैं और वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। जो हमारे इंडियंस होते हैं तो इससे ब्रेन ड्रेन नहीं होता, यहाँ के लोग यहीं रह के काम करते हैं और उनको बेनिफिट भी हो सकता है कि वो बाहर की कंपनीज़ में काम करते हैं। दैन 12th वन दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये देखो अभी वो अच्छे से पैसे कमा रहे हैं तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो बहुत अच्छे से होगा और जो हमारा कल्चर होगा वो भी थोड़ा मिक्स हो जाएगा। दैन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की देखो कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो फर्स्ट इज़ लॉस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। अब बाहर की कंपनियां आके ही लगा रही हैं काम, तो हम कैसे करें, क्योंकि उनकी बेटर क्वालिटी है, लो कॉस्ट है, तो जो इंडियन है वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड होता जा रहा है। मतलब अपने मतलब ऐसे फॉल होता जा रहा है। हमारे डोमेस्टिक जो मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब एक कैसे बताऊँ मैं, जो बहुत ज़्यादा आर्टिशंस हैं वो बाहर ऐसे मतलब वही है कि मैन मेड चीज़ें ज़्यादा नहीं बिक पा रही हैं जितनी मशीन मेड चीज़ें बिक पा रही हैं। दैन थर्ड वन दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स, की जो लेबर्स हैं उनका एक्सप्लॉयट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो अनस्किल्ड लेबर है वो लो वेजेस पे काम करते हैं, लेस जॉब सिक्योरिटीज़ पे काम करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनको पैसे मिले। So fourth one that is demonstration effect. With an easy availability of foreign goods, demonstration effect has increased among Indians. Now many consumers are using luxury product by imitating others, कि वो अब luxury product use कर रहे हैं, wasteful consumption कर रहे हैं इंडिया में। Fifth one that is increase in inequalities. Globalization had increased inequalities in our economy. Globalization has benefits. MNC को तो फ़ायदा हो रहा है, बट जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री है इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। दैन डोमिनेंस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन, कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ही आ रहे हैं, कोका कोला, पेप्सी, ये सब चीज़ें जो सारे शेयर्स हो रहे हैं ये सारे फॉरेन कंपनी ही हैंडल कर रही है। देन उसके बाद बैड इफ़ेक्ट ऑन कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम, की हमारे देखो अब कैसा सिस्टम हो चुका है। लाइक उसके बाद मैनी ग्लोबल कंपनी सेल प्रोडक्ट एज अ डिजॉर्डर एंड कल्चर वैल्यू सिस्टम, मतलब वल्गर एडवर्टीजमेंट आ गए MNC के थ्रू, उनसे मतलब जनरेशन पे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। देन एट वन दैट इज़ लेस एंट्री इन स्ट्रैटेजिक एरियाज। लाइक ग्लोबल कंपनीज मोस्टली एंट्री इन कंज्यूमर गुड्स, जो कि हमारे स्ट्रैटेजिक एरियाज़ में तो है ही नहीं, वो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स में कर, लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक, प्रोसेस्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। ये जो है ये ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम नहीं करते हैं। जो ग्लोबल कंपनीज़ है डू नॉट इन्वेस्ट इन स्ट्रैटेजिक एरिया, जैसे कि स्टील, फर्टिलाइज़र, इन सब चीज़ों में तो काम ही नहीं करते, वो ज़्यादा करते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, लाइक कंज्यूमर गुड्स। नाइन वन दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। अब कुछ लोग तो जा तो रहे ही हैं जो उनकी फर्म के लिए काम करते हैं, इंडियन फर्म्स के लिए थोड़ी काम करते हैं। दैन टेंथ वन दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ
प्रॉफिटेड गुड इन ऑर्डर टू गेट मोर प्रॉफिट। ज़्यादा प्रॉफिट के लिए जो ग्लोबल कंपनीज होती है वो कुछ ऐसी चीज़ में भी आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें नहीं जाना चाहिए, लाइक मेडिसिन्स हो गया या फिर अलग बैंड चीज़ें हो गई। then 11 वन दैट इज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जो ग्लोबल कंपनीज होती हैं डिटरमिन टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ होस्ट कंट्रीज, दीज कंपनी इंटरफेयर्स द पॉलिटिक्स ऑफ होस्ट नेशन, दीज ग्लोबल कंपनीज मेक ऑल एफर्ट। वो पॉलिटिकल पार्टी में भी आ जाता है और अपनी पावर ले लेते हैं। 12th वन दैट इज़ अनबैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। जो ग्लोबल कंपनीज है वो बैकवर्ड एरियाज़ में तो है ही नहीं, बहुत डिस्पैरिटीज़ ला रही हैं। देन 13 वन दैट इज़ टैक्स इवेशन। द होस्ट कंट्री इम्पोजेस कॉर्पोरेशन टैक्स ऑफ इनकम कंपनी टैक्स अवॉइड दिस टैक्स। ग्लोबल कंपनीज रिड्यूस द प्रॉफिट बाय अडॉप्टिंग ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड। की जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है वो इसके जो प्रॉफिट्स मतलब जो टैक्स वगैरह होते हैं उन सबको हटा देते हैं अपनी अपनी चीज़ें लाके। द ग्लोबल कंपनीज ओवर इनवॉइस द इम्पोर्ट्स एंड अंडर इनवॉइस द एक्सपोर्ट्स सो एज द शो लेस प्रॉफिट। मतलब वो लेस प्रॉफिट दिखा देते हैं अपनी बैलेंस शीट में। देन उसके बाद अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो 3 मेन रिफॉर्म्स हमारे प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन थे। तो फर्स्ट वन इज़ फिजिकल रिफॉर्म। सो फिजिकल रिफॉर्म रेफर्स टू इंक्रीजिंग द रेवेन्यू रिसिप्ट, रिड्यूसिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ मैनर दैट प्रोडक्शन इकोनॉमिक वेलफेयर नॉट एडवर्सली इफेक्ट। ये देखो हमें रिसिप्ट ज़्यादा चाहिए और हमें एक्सपोर्ट थोड़ा कम करना है, पर हमें इसका भी ध्यान रखना है कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो, मतलब जो हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। उसके बाद ग्रोथ रेट बढ़े एंड द इंक्रीज एंड सेवरल रिफॉर्म्स अंडरटेकन ऑफ कंट्रोल फिजिकल, लाइक कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना, सेल ऑफ शेयर बढ़ाना, सब्सिडीज़ को कम करना, प्राइस पब्लिक सेक्टर चेक करना। देन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करना एंड लाइक 88.5 था हमारा 1919 में एंड अभी रिसेंट है वो सिर्फ 3% है। देन उसके बाद इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करता है, लाइक GST हटा दिया एंड मैक्सिमम टैक्स रिड्यूस कर दिया, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह डाउन कर दिया, टैक्स सिस्टम कर दिया। देन नेक्स्ट फॉर दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसीज़, मतलब फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी रिफॉर्म्स। इसमें क्या होता था कि जो कंट्रीज़ की मॉनेटरी एंड बैंकिंग पॉलिसीज़ क्या आती थी उन सब के लिए, तो इसमें हमने SLR, CRR इन सब में चेंजेस कर दिए, लाइक फ्रॉम 38.5 से लेके 18.5% तक कर दिया, ये 12% से लेके 4.50% तक कर दिया, बैंक रेट इन सब में डिक्रीज़ कर दिए। देन 7th वन दैट इज़ मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। मेन कंपोनेंट्स कौन से थे? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, न्यू फिजिकल पॉलिसी, न्यू मॉनेटरी पॉलिसी। सो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी थी? सो ऑन जुलाई 24, 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इट्स अ पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एज अगेंस्ट रेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन और नेशनलिज्म्स। की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी कि जो फॉर द इंडस्ट्रीज़ के लिए आई थी 24 जुलाई 1991 में। सो इसके फीचर्स क्या थे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन गिवन प्रोमिनेंट प्लेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया। कि जो पब्लिक सेक्टर था बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह करता था। तो ये ऑब्ज़र्व करा था हमारे PM मनमोहन सिंह ने कि जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है वो प्रायोरिटी रखी जाएगी विद द हेल्प ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए। सो जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से ही हमने अडॉप्ट करे थे जो नॉन एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर से, तो मतलब वही चीज़ें की थी 17 से 2 कर दी और फिर उसे एटॉमिक और रेलवेज़ रखा था, बाकी सब उन्होंने ओपन कर दिया था। देन उसके बाद प्राइवेटाइजेशन ऑफ और एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर की, जो प्राइवेट सेक्टर्स आए थे उसमें नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ आई थी 17 से 2 ही कर दी थी। शेयर्स हमने यूज़ करे थे फॉर पब्लिक से प्राइवेट करने के लिए।
देन डीरेगुलेशन और लिबरलाइजेशन की जो लिबरलाइजेशन आई थी, मतलब हमने सिर्फ 5 ही फैक्ट्रीज़ पे रखा था जिन पे लाइसेंस था, बाकी सब नॉन लाइसेंस थी। देन उसके बाद फोर्थ वन दैट इज़ रिलेक्शन फ्रॉम मोनोपोलीज एक्ट की जो हमारा MRTP एक्ट था वो कैसे हम कंपनीज पे लाए, कैसे उनको चेंज करा, फिर मतलब उसको हटा दिया था उस एक्ट को। देन फिफ्थ वन दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी हैज़ बिन 40 से लेके 100% तक हो गई थी। एंड जो हमारा फीमा था वो हमने फीरा से एक्सचेंज करता, जहाँ पे जो ज़्यादा लिबरल हो गया था, फ्लेक्सिबल हो गया था। देन फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट की जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आने लगी थी हमारी इंडस्ट्री में। देन नेक्स्ट वन दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कैसे इवोल्यूशन हुआ था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ का कि ज़्यादा हाईली लिबरल पॉलिसी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फ्री इंडस्ट्री इंडिया फ्रॉम अननेसेसरी लीगल कंट्रोल्स की लीगल कंट्रोल्स को हटाना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी उनको फॉर्मुलेट करना उनके एक्सपीरियंस के बेस पे और प्रॉपर उनको एक अच्छे से मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ओल्ड पॉलिसीज़ को हटाना, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जो पॉलिसी थी उसको बूस्टअप करना सेक्टर को। 2014 एंड 15 गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी आए हैं। देन उसके बाद पढ़ते हैं न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ क्या थी। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज टू लिबरेट फॉरेन ट्रेड फ्रॉम सेवरल रिस्ट्रिक्शंस एज टू ट्रेंड मोर कॉम्पिटिटिव की कॉम्पिटिशन हटाने के लिए, बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस आए थे जिससे कि हम फॉरेन ट्रेड को अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। सो इसमें क्या हुआ था कि जो लिबरलाइजेशन थी वो आई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ आई थी जो 5 सालों तक चली थी। एग्जांपल 1992 से लेके 1997 तक। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था कि लिबरलाइजेशन प्रोवाइड करना और फैसिलिटेट करना, उनको एक्सप्लोर करना हर मार्केट को। इन ऑर्डर टू रेंडर द इंडियन इकॉनमी इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव, कस्टम ड्यूटी एंड टैरिफ्स आर बीइंग ग्रेजुअली लोवर्ड की जो धीरे धीरे कस्टम ड्यूटीज़ एंड टैरिफ्स को ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर दिया था। देन एक्सपोर्ट्स से उनको इनकरेज करा था। नेक्स्ट न्यू फिस्कल पॉलिसी की न्यू फिस्कल पॉलिसी क्या थी। जो फिस्कल पॉलिसी थी वो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड थी, जिसको हम बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डेफिसिट, फाइनेंसिंग, पब्लिक डेट, इन सब के बारे में बात करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करना, रेट ऑफ कैपिटल को इंक्रीज़ करना, पॉवर्टी हटाना, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हटाना। फॉलोइंग मेजर्स हैव टेकन, कुछ मेजर्स उन्होंने टेकन किए थे in regard to fiscal policy. First one that is reduction in tax rates as to reduce tax evasion, then reduction in non-development expenditure, then reduction करता subsidies में, using करते dependency, external borrowings पे हमने depend होना बंद कर दिया था। then उसके बाद new monetary policy मतलब वही हमारी monetary policy। so monetary policy refers to policy relating to money supply कि मार्केट में कितनी मनी सप्लाई होगी। ये जो पॉलिसी थी ये फॉर्मुलेट कर दी है एंड फॉर्मुलेट और एग्जीक्यूट करता है इसको RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो अचीविंग प्राइस स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की मॉनेटरी पॉलिसी के ये सब चीज़ें मेन ऑब्जेक्टिव्स है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ मेजर्स थे। फर्स्ट इज बैंक रेट, सेटेटरी रेट्स, कैशर्स रेट। सो इन सबको चेंज कर दिया था, बहुत ज़्यादा से हमने बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। उसके बाद रिडक्शन कर दिया था हमने इंटरेस्ट रेट का, अनप्रोडक्टिव चीज़ों को हटा दिया था। देन 8th वन दैट इज़ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर या फिर एडवांटेजेस बोल दो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के क्या कहते हैं। तो फर्स्ट वाज इंक्रीज रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ था हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उससे हमारी इंक्रीज़ हो गया था। फॉर एग्जांपल जो लिबरलाइजेशन थी उसने सारे चेक्स एंड कंट्रोल्स को हटा दिया था। जो ग्लोबलाइजेशन था वो हमने वर्ल्ड वाइड चला दिया था। सेकेंड वन दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होगी। जो बड़ी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस कर रही थी। थर्ड वन दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो
जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उन्होंने ओवरकम करा है काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल बैलेंस और पेमेंट प्रॉब्लम से। फोर्थ वन दैट इज़ कंट्रोल ऑन प्राइसेस की जो हमारे प्राइसेस थे उनके ऊपर कंट्रोल करना सिखाया है उनको। जो डिपेंडेंसी थी हमारे डेफिसिट फाइनेंस वो कम करा है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट के भी कम करे। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इनको इन्वाइटेड करा है वो भी इन्होंने शुरू करा था। एंड हमारे प्राइसेस भी कंट्रोल करे हैं। फिफ्थ वन दैट इज़ रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट, मतलब कि हमारे जो रिसिप्ट्स हैं वो ज़्यादा होने लगे थे और जो टैक्स कलेक्शन वगैरह थे वो भी बहुत अच्छे से होने लगा था। सिक्स वन दैट इज़ इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, कि हमारी कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, हमारी इक्विटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो गए थे जिनमें कैपिटल फॉर्मेशन भी आया था इंडिया में। सेवंथ वन दैट इज़ इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसने प्रमोट करा था हमारे रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस वाली जो फर्म्स थी उन सबको रिमूव कर दिया था, तो हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिल गया था। एट्थ वन दैट इज़ इंक्रीज इन इफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कि देखो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे कैसे डिग्रेड हो रहे थे। तो MOU आया था जिसमें हमने एक टॉने थी जिसमें साइन करना था हमें कि जो पब्लिक सेक्टर से उसको प्राइवेट सेक्टर पे डाल रहे हैं। नाइन्थ वन दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन टैक्स कलेक्शन, जो टैक्स कलेक्शन था वो सिंपलीफाइड प्रोसीजर हो गया था। जो टैक्स कलेक्शन थे जो डिडक्शन थी वो अच्छे से इम्प्रूव कर दिया था। टेंथ वन दैट इज़ फेवरेबल टू मिडिल क्लासेस, जो मिडिल क्लासेस थे वो भी फेवरेबल हो रहे थे। इसके पहले ACs, मोबाइल फ़ोन, कलर TV सब सिर्फ हायर लेवल ऑफ सोसाइटी के लोग ही रखते थे, बट अभी उनको लोअर और मिडिल क्लास वाले भी लोग रख सकते हैं। देन 11th दैट इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, सो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ प्रमोटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड, दिस सेक्टर हैव क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, की हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। नाइन्थ वन दैट इज़ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब क्या क्या हमारे इसमें डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट वन लेस इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर, जो पॉलिसीज़ आए थे उन्होंने एग्रीकल्चर को तो दी ही नहीं, इन्होंने सिर्फ किन चीज़ों पे फोकस करा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे और मॉडर्नाइजेशन में। उसके बाद लॉस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट की हमने ग्लोबलाइजेशन कर तो लिया, मल्टीनेशनल कंपनीज आ तो गई, बट हमारे इंडिया का तो हुआ ही नहीं। हमारे इंडिया की तो अच्छे से सेल हो ही नहीं पाई। जो डोमेस्टिक हमारी है वो अभी भी कम्पीट करे, मतलब कंपटीशन कर रहे हैं उनके साथ, उनके टेक्नोलॉजी के साथ। तो इस वजह से हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी वो थोड़ी पीछे रह गई हैं। थर्ड वन दैट इज़ मोर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डेप्ट, हमारे फॉरेन डेप्ट पे ही ज़्यादा डिपेंड रह गए हैं, लाइक डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन लोन्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें ज़्यादा होने लगी है। लेकिन हमें पहले प्रिंसिपल देना पड़ता है, फिर पेमेंट करनी पड़ती है, इन सब चीज़ों की वजह से। फोर्थ वन दैट इज़ dependency on foreign technology. So new economic policy has according more importance of foreign technology. foreign technology को ज़्यादा दिया है। the स्वदेशी टेक्नोलॉजी उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। अपने जो डेवलपमेंट है इन सब टेक्नोलॉजी का वो ज़्यादा है, लाइक इकोनॉमिक इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक कंसंट्रेशन, ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज, रीजनल इम्बैलेंस, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स, कंपटीशन आ रहा है। मतलब इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा ऑब्सोलेंस हो पा रहा है। फिफ्थ वन दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो डरती है प्रोडक्शन और कंफर्ट इन सब चीज़ों से। सो जो मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है इन्हीं का ही ज़्यादा हो सकता है। सो जो लग्जरीज गुड है वो डिस्कम्फर्ट पैटर्न है हमारे के इन्वेस्टमेंट का, बट ये ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जो लोग हैं वो लग्जरी की तरफ जा रहे हैं। सिक्स वन दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंस टू प्राइवेटाइजेशन, इन्होंने ज़्यादा जो चीज़ें वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ से करी, मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो बेच दी। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ बाउंड टू इंक्रीज विद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इनकरेज द यूज़ ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, की फॉरेन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है जो कैपिटल इंटेंसिव है नेचर में। तो जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है वो हमारे मतलब जो कैपिटल इंटेंसिव हमें मशीन्स यूज़ हो रही हो, मैनमेड नहीं है, वो टेंसिव नहीं है, इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है जो कि यहाँ पे मशीन्स काम कर रही हैं। देन एट्थ वन दैट इज़ इग्नोर सोशल वेलफेयर, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उन्होंने हमारा प्रॉपर
सोशल वेलफेयर को तो इग्नोर ही कर दिया है। 9th वन दैट इज़ प्रमोट्स कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है एंड MRTP एक्ट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज़ हैं, ये लिबरलाइज्ड हो गए हैं, रिवोक हो गए हैं, ये बेनिफिट के लिए नहीं है। अब 10th वन दैट इज़ अचीवमेंट एंड शॉर्टकमिंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इवोल्यूशन। सो अचीवमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ये भी यही था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सो ये भी यही है, अचीवमेंट शॉर्टकमिंग। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो फोर्स में है 30 ईयर्स, इट टुक नियरली 40 ईयर्स। प्री रिफॉर्म्स पीरियड जो तो रियल पर कैपिटल हमारी डबल हो गई है, लाइक मोर देन 6 टाइम्स से ज़्यादा हो गई है हमारे पास। सो ग्रोथ ऑफ GDP पढ़ लेते हैं एक बार। ग्रोथ रेट ऑफ GDP, ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड इन्फ्लेशन। सो हमारा माइनस में है, यहाँ पे हमारा माइनस में है, बट ये हमारा इन्फ्लेशन इतना है। एंड हमारे यहाँ पे ग्रोथ रेट यहाँ पे ज़्यादा है, फिर कम हो गया, फिर बहुत ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर ये माइनस में ही चला गया। ये कोविड-19 के टाइम पे हमारा माइनस हो गया था। सो अचीवमेंट कौन कौन सी है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अच्छा मतलब वो तो एडवांटेज जिससे कि हमें ये फ़ायदे हुए थे, बट इन्होंने फ़ायदे तो हुए, बट अचीव कुछ करा है कि नहीं करा है। सो ये वे हैं अचीवमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़। क्या है हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से जो हमारी नेशनल इनकम थी वो इंक्रीज़ हो गई है 8% पर एनम फॉर लास्ट मेनी ईयर्स, बट जो कोविड-19 था उसकी वजह से गिर गई थी। देन इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि जो प्रोडक्शन था जब हमें उनको पावर दे दी कि तुम अपनी मर्ज़ी से कितना भी प्रोड्यूस करो, तो उन्होंने प्रोडक्शन अच्छा खासा करा है। देन थर्ड वन दैट इज़ इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ सर्विस सेक्टर, कि जो टर्शरी सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दे रहा है, लाइक 7.7% था हमारा 1920 में। देन उसके बाद कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, की जो इन्फ्लेशन है हमारा उसका भी अच्छा खासा कंट्रोल हो रहा है। उसके बाद इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स, की जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंक्रीज़ इन फॉरेन करेंसी रिज़र्व, की जो फॉरेन करेंसी रिज़र्व है वो भी अच्छे से हो रहा है। इंक्रीज़ इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। ये सिर्फ डाटा है, आई डोंट थिंक सो कि ये आएगा, बल्कि आ भी सकता है अचीवमेंट वाला पार्ट। सो ये थोड़ा सिमिलर है, तो हम मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं। डाटा ये एक बार रीड कर लेना, इसमें कुछ नहीं है इतना ज़्यादा। देन रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट वही था कि हमारी रिसिप्ट ज़्यादा होनी चाहिए और एक्सपेंडिचर हमारे कम होने चाहिए। सो शॉर्टकमिंग्स एंड फेलियर्स, हमारे कुछ फेलियर्स भी हैं इसके, जैसे कि लेस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर लिया, लिबरलाइजेशन कर लिया, ग्लोबलाइजेशन कर लिया, बट हमारे एग्रीकल्चर का क्या हुआ, फूड ग्रेन्स तो रह ही गए। दैन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लिबरलाइज करा है इम्पोर्ट्स को, तो जो हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गए हैं। दैन फेलियर इन पॉवर्टी एलिवेशन, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी पॉवर्टी की, विच इज़ मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, बट जो अकाउंटिंग हो रही है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन सब पे ध्यान ही नहीं दिया। दैन जो इकोनॉमिक पॉलिसी है इसने हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को तो बढ़ा दिया, बट ये पता है किस सेंस में बढ़ा, देखो मैं बताती हूँ बहुत अच्छा। मतलब हमारे +2 में ऐसा होता था कि ना 2 तरह के GDP होते हैं, एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल। नॉमिनल होता है जब आप पैसों की बात कर रहे होते हो कि मतलब हमारा GDP एकदम हाई गया, वाह वाह कितनी अच्छी बात है, बट रियल में ऐसा होता ही नहीं है। जो रिच लोग हैं वो ज़्यादा रिच हुआ है, तो उनकी वजह से वो GDP हाई गया, उसकी वजह से नहीं गया। और जो रियल वाला कॉन्सेप्ट था वो ऐसा था कि ऐसा होता है कि जो चीज़ें काउंट होनी चाहिए वो तो काउंट हुई ही नहीं, मतलब कुछ ऐसे, मतलब जो नॉन मॉनेटरी जो चीज़ें होता है वो तो काउंट हो ही नहीं पाती है GDP में। GDP अच्छा है और वो भी सिर्फ ब्लिक GDP अच्छा है। जो गरीब था वो तो ज़्यादा गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो तो अमीर हो ही रहा है ना। तो जो GDP इंक्रीज़ हुआ है वो सिर्फ अमीरों ने अपना करा है, गरीबों का नहीं करा है। और जो रियल GDP वाला कॉन्सेप्ट था वो ये था कि मान लो
मेरा बाग है और उसमें सेब है तो मैं उसमें सब बांट रही हूँ, तो ये रियल है, ये तो कभी काउंट होता ही नहीं जीडीपी में कि इतनी अच्छी वो हो रही है कि मतलब एक नेचर, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बढ़ा है। देन फोर्थ वन दैट इज़ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, जो मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से आ गया, वो हम कुछ करना ही नहीं पड़ता, जो मशीन्स हैं वो खुद कर, जो लार्ज स्केल पे है, जो लेबर है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कंपनीज है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ कर रही हैं। देन फिफ्थ वन दैट इज़ लॉस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो एमएनसीज आ रही हैं तो स्मॉल वाले से फिर कौन ही सामान खरीदेगा। सो इट इज़ एविडेंट फ्रॉम अवर अकाउंटेंट पॉलिसी ने कुछ अचीव तो करा है, फॉरेन सेक्टर में प्राइसेस गिरे हैं, बट इसमें कुछ पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट चीज़ें भी आई हैं। दैन सेकेंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इन सितंबर 1999, so Finance Minister of India during the course of annual conference of World Bank and International Monetary Funds, Indian रिफॉर्म्स इन सेकेंड फेज प्रोवाइडेड फॉर, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपिटल मार्केट के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, लिबरलाइजेशन के लिए, देन रिफॉर्म्स इन टेली कम्युनिकेशन के लिए, इंडियन फार्म्स के लिए, देन नॉलेज प्रोसेस के लिए, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटकम्स के लिए, टेक्नोलॉजीज़ के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को बुलाने के लिए, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ करने की सोची है। उन्होंने सेकेंड रिफॉर्म्स आने की भी ट्राई की है। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, द फीचर्स इन अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट है एलपीजी, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। I hope you understand this chapter very well. So जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक तो कर दो। फिर उसके बाद इसकी जो PDF है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में पहुंच जाएगी, तो चैनल ज्वाइन कर लेना। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।